गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। चलिए आइए देखते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। देखिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, वैसे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना प्रोसेस और सिंक्रोनाइजेशन। हम इसकी हेल्प से सिस्टम रिसोर्स के व्यवस्थित बंटवारे या व्यवस्थित पार्टीशन सिंक्रोनाइजेशन को इंक्लूड किया जा सकता है। अगर आपको रिसोर्सेज को डिवाइड करना है, मतलब कई प्रोसेस हैं एक साथ किसी एक रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम इस सिंक्रोनाइजेशन को इंक्लूड कर सकते हैं। जब कभी भी हम सिस्टम रिसोर्स के विषय में सोचा जाता है कि रिसोर्स का कैसे इस्तेमाल और इसका इस्तेमाल कैसे हम सुव्यवस्थित रूप से करें, तो इसका डिटरमाइन करने की आवश्यकता होती है। सपोज उदाहरण के लिए हम कह दें कि हम समान रोड और रेलवे फाटक के बीच के सिंक्रोनाइजेशन को समझते हैं। जब हम किसी समय ट्रेन आने वाली होती है, उसके बाद फाटक अपने आप ही बंद हो जाता है और उसके साथ ही सड़क पर चल रहे गाड़ी को रोकना पड़ता है, ट्रेन के जाने का इंतजार करना पड़ता है। जैसे ट्रेन चली जाती है और फिर फाटक भी खुल जाती है, जिससे गाड़ियों का आना जाना शुरू हो जाता है। इसे ये कहा जा सकता है कि दो अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्टिंग सर्विसेज के बीच सिंक्रोनाइजेशन का उदाहरण हम कह सकते हैं, जो कि सुटेबल है। इसी प्रकार एक दिशा के लिए एक पटरी लगाई गई, तो इस प्रकार उस दिशा में जा रहे सभी ट्रेनों में आवश्यकता के अनुसार दूरी होना जरूरी है। इसके लिए सिग्नल सिस्टम हम डेवलप किए, इससे ट्रेन क्रैश नहीं होती, टकराती नहीं, अर्थात सिग्नल सिस्टम का सिंक्रोनाइज होना आवश्यक है। इसी तरह अगर हम कंप्यूटर की भाषा में समझें, तो कंप्यूटर सिस्टम में उपस्थित इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर के बीच में इस सिंक्रोनाइजेशन को स्टेब्लिश करना आवश्यक है। इसे इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि जैसे कि प्रोसेसिंग के दौरान आउटपुट को अगर प्रिंट की आवश्यकता होती है, तो प्रोसेसर द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजा जाता है और इसके साथ ही प्रिंट हुआ या नहीं, इसके रिप्लाई के लिए वेट किया जाता है। जैसे ही प्रिंट हो गया, उसका पता ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता है, तब इसका रिप्लाई प्रोसेसर को भेज दिया जाता है। इस प्रकार कहा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना आवश्यक है। आइए देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस कितने प्रकार का है, जिस प्रोसेस की हम बात करते हैं। देखिए अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोसेस की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि प्रोसेस मेन रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस, एक होता है कोऑपरेटिव प्रोसेस। अब सवाल यहाँ आता है कि हम किस तरह की प्रोसेस की बात कर रहे हैं। कोऑपरेटिव प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। ये कोऑपरेटिव प्रोसेस ही सिंक्रोनाइजेशन मेथड को डेवलप करता है, उसकी आवश्यकता को बताता है कि अब आपको सिंक्रोनाइज सिस्टम अपनाना पड़ेगा। अच्छा, इंडिपेंडेंट प्रोसेस का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सों को साझा करने के बाद किसी भी दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को प्रभावित नहीं करता। सपोज करो कि आपके पास दो प्रोसेस है P1 P2, वो एक प्रिंटर को यूज करना चाह रहे हैं, तो P1 के पास अलग प्रिंटर है, P2 के पास अलग प्रिंटर। क्या आप ये कह सकते हो कि हमारे पास एक ही प्रिंटर है और दो प्रोसेस हैं,
तो P1 कह रहा है कि मुझको इस प्रिंटर की आवश्यकता है, तो उसने प्रिंट ले ली। P2 कह रहा है मुझे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गए, देखिए, क्योंकि P2 को अभी आवश्यकता नहीं है, P1 ने इसको यूज किया। कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो प्रोसेस है और कोई एक रिसोर्स है, वो रिसोर्स किसी भी प्रकार का हो सकता है, मेमोरी हो सकती है, वेरिएबल हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस हो सकती है जो उसका यूज प्रोसेस को करना है। तो सबके पास अलग अलग प्रोसेस है। कोऑपरेटिव प्रोसेस, देखिए कोऑपरेटिव प्रोसेस में क्या होता है, ये साथ में एग्जीक्यूट हो रहे अन्य प्रोग्राम के आउटपुट को प्रभावित करते हैं। जैसे एक प्रिंटर है, दो प्रोसेस है, वो कहता है मुझे भी प्रिंटर चाहिए, वो कहता है मुझे भी प्रिंटर चाहिए, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि वो P1 जो आउटपुट लेना चाहता है, P2 उसको इफेक्ट डाल रहा है, यानी P1 वो प्रोसेस का आउटपुट नहीं लेना चाह रहा प्रोग्राम का, वो लेना चाह रहा है लेकिन वो ले नहीं सकता क्योंकि P2 वहां पर रुकावट डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रिंटर है दोनों में शेयर हो रहा है, कहीं ना कहीं शेयर हो रहा है, शायद तभी ये चीजें नहीं हो रही कि एक ही प्रिंटर है, दो प्रोसेस है। अब एक प्रोसेस कह रहा मुझे भी यही प्रिंटर चाहिए, वो कह रहा मुझे भी यही प्रिंटर चाहिए, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन हमें करना पड़ेगा। ये आपके कोऑपरेटिव प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे, साथ में दोनों प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, अन्य प्रोग्राम के आउटपुट को प्रभावित करती है। एक प्रोसेस दूसरे के प्रोसेस में इफेक्ट डालती है, दूसरा प्रोसेस किसी तीसरे के या किसी पहले प्रोसेस के प्रोग्राम में इफेक्ट डाल रही है। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की समस्या कोऑपरेटिव प्रोसेस के कारण उत्पन्न होती है। ये बात आपको याद रखना है कि प्रोसेस उसका जो प्रॉब्लम है ये कोऑपरेटिव प्रोसेस में ही क्रिएट होती है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस में क्रिएट नहीं होती। अब हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, किसी भी मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक ही समय पे एक से अधिक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। उसमें किसी भी समय दो या दो से अधिक प्रोसेस के द्वारा कंप्यूटर की किसी भी रिसोर्स, जैसे कि मेमोरी में जमा कोई डेटा या जानकारी या किसी अन्य हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग करने की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर कोई प्रोसेस मेमोरी के डेटा में कोई बदलाव कर दे तो इससे दूसरे प्रोसेस का आउटपुट प्रभावित हो सकता है, जो कि मैं बात कर रहा था। अगर वही अगला प्रोसेस डेटा को पूरी तरह से डिलीट कर दे तो दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूशन पूरी तरह से बाधित हो सकता है, मतलब रुक सकता है। इस प्रकार की सिचुएशन से बचने के लिए सभी मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का उपयोग करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वैसे तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि सपोज करो कि आपके पास किसी एक प्रोसेस को, किसी एक प्रिंटर को नेटवर्किंग के माध्यम से कई सारे कंप्यूटर समूह के साथ जोड़ा जाता है। एक प्रिंटर को नेटवर्किंग के माध्यम से बहुत सारे सिस्टम को जोड़ दिया जाता है, लेकिन एक समय पर सभी इसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि प्रिंटर एक समय पर केवल एक ही कंप्यूटर के काम को करने में कैपेबल है। अगर सभी एक साथ इसका उपयोग करना चाहें तो पूरा सिस्टम हैंग हो सकता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के माध्यम से प्रिंटर सभी कंप्यूटर के बीच में साझा किया जाए और सभी कंप्यूटर एक एक करके क्रम में प्रिंटर का उपयोग करें। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके एडवांटेज क्या है, क्या एडवांटेज होगा इससे? देखिए, ये किसी दो प्रोसेस के बीच एग्जीक्यूशन के समय टकराव से बचाता है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके एलिमेंट्स देख लें, क्या क्या एलिमेंट। देखिए, पहले तो बैकग्राउंड। अगर वर्तमान समय में कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम का यूज किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, इसका मतलब है एक से अधिक वर्किंग को एक समय में कंप्यूटर में कर सकते। इसमें कुछ एग्जीक्यूशन बैकग्राउंड प्रोसेस और कुछ फोरग्राउंड प्रोसेस मानते हैं।
इसे कुछ या इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जैसे कि कुछ हम व्यंजन लिए जाते हैं, उसे बनाने की प्रक्रिया को हम बैकग्राउंड प्रोसेस समझा जाता है। इसके साथ ही खाने के सामान में हम उसमें से कहते हैं कि फोरग्राउंड प्रोसेस समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें खाने की प्रक्रिया हमारे सामने होती है और खाना बनाने की प्रक्रिया वो हमारे आंखों के पीछे होती है। ठीक है, बैकग्राउंड प्रोसेस यूजर कैन नॉट सी। आप भोजन करने जब जाते हो तो उस भोजन को बनते हुए नहीं देखते। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, जब भोजन बन रहा होता है आप सिर्फ ऑर्डर देते हो, खाना आपके सामने आ जाता है। वो खाना बनाया किसने, कैसे बना, उसको तो आप नहीं देख पाते हो ना। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो भी देखते हैं वो फोरग्राउंड क्रिया होती है, लेकिन जो दिख रहा होता है वो केवल इतना कार्य को नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम वो हमारे पीछे बहुत सारे कार्य करता है जो हमें पता नहीं चलता। इसे हम बैकग्राउंड प्रोसेस कहा जाता है। अभी आपको समझ आ गया होगा कि नहीं, तो एक ही उदाहरण के माध्यम से हम और समझ सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको हम एक उदाहरण से और भी समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर की डिस्क में कोई फाइल कॉपी की जाती है, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को इनपुट डिवाइस की सहायता से हम निर्देश देते हैं। तब बैकग्राउंड में उस फाइल कंटेंट को डिस्क में लिखने का कार्य करता है, जो ये हमारे पीछे होता है, हमें दिखाई नहीं पड़ता। फिर ये कार्य हो जाने के बाद डिस्क में कॉपी फाइल दिखाई पड़ता है। इसे निम्न चित्र से समझाया जाता है। देखिए, आप कर सकते हो, मैंने इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है। तो ये चीजें जो है, यानी आप जब फाइल को कॉपी करते हो तो कॉपी जब हो रही होती तो आपको कहाँ दिख रहा हो। वो अलग बात है कि आपको सामने एक पट्टी दिख जाए, मेमोरी ज्यादा होने की वजह से वो कॉपी से कॉपी हो रही होती है, लेकिन पीछे कैसे कॉपी हो रही, कैसे जा रहा है, उसके बैकग्राउंड में आपको नहीं दिखाई। फिर वही फाइल आपको जहां आपने लोकेशन में सेव की होगी वो लोकेशन आपको दिख जाती है कि हाँ मैंने फाइल कॉपी की थी, यहाँ कॉपी। और दूसरा इसका एलिमेंट है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉपर्टी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आगे डिस्कशन करेंगे। कंप्यूटर बहुत से अनेक प्रोसेस में चलता रहता है और इसमें कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन के लिए जाता है, तब उसके बाद कोई अन्य प्रोसेस प्रवेश नहीं कर सकता, वो अलाउ नहीं होता। इसकी एक समस्या होती है जिसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, पहले होता है एंट्री सेक्शन। कोई प्रोसेस अगर आपके किसी प्रोग्राम में घुसा, एंट्री सेक्शन में आया, एंट्री सेक्शन के बाद वो क्रिटिकल सेक्शन में आया। क्रिटिकल सेक्शन वह सेक्शन है जहां पे एक कॉमन रिसोर्स होता है जिसको आप शेयर कर सकते हैं। एक साथ दो प्रोसेस आते हैं, एक प्रोसेस अगर एंटर कर गया क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन के लिए, इसके बाद वो एग्जिट होगा तो दूसरा आएगा। एग्जिट सेक्शन है, फिर रिमाइंडर सेक्शन, इसके बाद एंट्री सेक्शन है। तो समझते हैं इसको। देखिए, कोड सेगमेंट ये प्रत्येक प्रोसेस में एक ही होता है, जिसे हम क्रिटिकल सेक्शन के नाम से जानते हैं, जिसकी सहायता से शेयर किए गए डेटा तक पहुंच सकते हैं। एंट्री सेक्शन का मतलब है इसकी सहायता से कोड के एंट्री के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है कि मुझे कोड के अंदर जाना है तो मैं एंट्री सेक्शन में रिक्वेस्ट करूंगा। ये बात याद रखिएगा कि मुझे एंट्री सेक्शन में जाना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसके लिए, कोड सेक्शन। अब क्रिटिकल सेक्शन, इसमें वह कोड एक समय में ही एक प्रोसेस करना होता है। इसमें वह कोड एक समय में ही एक प्रोसेस करना होता है जो एग्जीक्यूट होना प्रारंभ होता है। आरंभ, जैसे मान लो दो प्रोसेस से P1 घुस गया तो P1 एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, उस टाइम पे P2 नहीं आ सकता। और एग्जिट सेक्शन, इसमें सेक्शन समाप्त हो जाता है और जो स्थान होते हैं उन्हें आने वाले कोड के एंट्री सेक्शन के लिए खाली कर दिया। रिमाइंडर सेक्शन इसके आगे बचे कोड को आगे एक्सक्यूट करने की प्रक्रिया शुरू करता है। ये चार सेक्शंस होते हैं। इसके बारे में भी एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है ये टॉपिक, अभी आगे चलता रहेगा। तीसरा इसका जो एलिमेंट है सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर। बहुत सी स्थितियां होती है जिसमें सिस्टम के द्वारा ही हार्डवेयर को सपोर्ट उपलब्ध कराता है। सिस्टम के द्वारा क्रिटिकल सेक्शन
सिस्टम के द्वारा क्रिटिकल सेक्शन के लिए हार्डवेयर सपोर्ट इसके समस्याओं का समाधान होता है। इसके यूनिप्रोसेसर के द्वारा समाधान किया जाता है। आधुनिक सिस्टम में एटॉमिक हार्डवेयर निर्देश दिए जाते हैं, जैसे एटॉमिक इक्वल टू नॉन इंटरप्शन है। इसका मतलब होता है कि आपका कोई प्रोसेस चल रहा है, वहां पे नॉन इंटरप्शन का मतलब कोई दूसरा प्रोसेस नहीं आ रहा, तो आराम से प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होगा। तो उसने कहा एटॉमिक इक्वल टू नॉन। आजकल एटॉमिक हार्डवेयर जो है इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं आजकल के आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां मेमोरी की जांच करके उसे मान दिया जाता है कि और आपस में बदल देते हैं। इसके बाद सेमाफोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। इसमें बिजी और वेटिंग नहीं करना पड़ता। ये एक सिंक्रोनाइज टूल होता है, ये जिस प्रकार रेलवे सिस्टम में होता है उसी प्रकार होते हैं। उसमें एक दिशा में एक पटरी होती है जिसमें ट्रेन एक ही समय पे एक ट्रेन का जाना उचित होता है। उसी प्रकार इसमें एक प्रोसेस के हो जाने के बाद दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट के लिए आता है, सेमाफोर। इसमें एक वेरिएबल टाइप होता है और इसमें बदलाव लाकर दो ऑपरेशन वेट और सिग्नल में हम शेड्यूल करते हैं। यानी कि वेट और सिग्नल दो ही एटॉमिक ऑपरेशन सेमाफोर के अंदर होते हैं। वेट यानी कि पी, हम इसको पी भी बोलते हैं, सिग्नल को हम बी भी बोलते हैं। और भी चीजें हैं, इस सिग्नल को रिलीज भी बोलते हैं, इसको हम वेट को हम डाउन भी कहते हैं, सिग्नल को हम अप भी कहते हैं। ये बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं सेमाफोर के। और सेमाफोर एक वेरिएबल होता है मात्र और कुछ एक इंटीजर वेरिएबल, जिसका हम यूज क्रिटिकल सेक्शन में करते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए हम करते हैं। एक होता है क्रिटिकल रीजन, इसका कार्य हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन का निर्माण करने का कार्य। सेट वेरिएबल कोई B1 है और उनका प्रकार T है, इसको हम वेरिएबल B1 एंड सेट T इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ वेरिएबल B1 केवल स्टेटमेंट के अंतर्गत ही एक्सेस कर सकते हैं, जैसे ये रीजन B है कि आपने B1 को एक्सेस किया। इसके बाद एक होता है मॉनिटर, ये भी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के बीच में प्रोसेसिंग को सुरक्षित तरीके से सेव किया जाता है। ये सब एप्लीकेशंस होते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करने, चाहे बैकग्राउंड, चाहे वो क्रिटिकल सेक्शन हो, चाहे वो सेमाफोर हो, चाहे वो मॉनिटर्स हो, ये सारी चीजें। और इसका निर्माण हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन की सहायता करने के लिए किया जाता है। ऐसे करके कोर्स होते हैं, मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा। एक के बाद एक प्रोसेस होते जाते हैं, अंत में इनिशियलाइजेशन कोड प्रोसेस होता है। ये देखिए, कोई शेयर डेटा है, इनिशियलाइजेशन कोड है। तो अगर कोई डेटा शेयर है तो शेयर डेटा को कैसे मेंटेन करना है। देखिए, जब मॉनिटर के अंदर प्रोसेस को वेट स्टेट में रख दिया जाता है तो कंडीशन वेरिएबल को निम्न प्रकार से समझा जाता है। ये कंडीशन, अगर ये वेरिएबल में सिर्फ दो ऑपरेशन होते हैं, वेट एंड सिग्नल का यूज किया जाता है। वेट को निम्न प्रकार से डिक्लेयर कर सकते हैं, इसी प्रकार सिग्नल को इस प्रकार से डिक्लेयर कर सकते हैं। सिग्नल का प्रभाव कब नहीं पड़ता, जब कोई एक जैसे सस्पेंड प्रोसेस नहीं होता। यदि कोई एक भी प्रोसेस सस्पेंड है तो उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। मैं मॉनिटर भी आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू MSCCS सिलेबस की अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अभी तो मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लिया आपको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को बताने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसका एडवांटेज क्या हो सकता है। देखिए, यदि कोई दो प्रोसेस के बीच में, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, डायनिक फिलोसफर प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम डिस्कस करें। क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स होती है, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम्स है, डायनिक फिलोसफर प्रॉब्लम है, रीडर राइटर प्रॉब्लम है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, सब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। यह किसी दो प्रोसेस के बीच में एग्जीक्यूशन के समय टकराव से बचाता है। दो प्रोसेस आपस में कोलाइड न करें, आपस में न भिड़े। वहां पे अगर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है तो वो ये चीजें नहीं होती। डेटा और सभी हार्डवेयर रिसोर्सेज को आपस में शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके कारण किसी भी CPU में दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक साथ बिना किसी समस्या के एग्जीक्यूट हो सकते हैं, जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग करके पूरे कंप्यूटर सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सकता है। ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम की गति को बढ़ाने में सहायक होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे कि CPU है, प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम का पूरी तरह से उपयोग करने में हेल्प करता है। यही इसके बेसिक एडवांटेज होते हैं आपके
प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की, जो मैंने आपको एडवांटेज बताया। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो इसको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को आप इसी तरह समझना है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं भी और भी इस पर प्रकाश डालता रहूंगा, अब ये खत्म नहीं हुआ है। अभी इंट्रोडक्शन था, मैं अब कल आपको बताऊंगा इसके बारे में और डिटेल्स में, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, रेस कंडीशन कैसे होती है, क्या क्या क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। और इससे पहले क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हमें डिस्कस करना होगा, तो हम करेंगे। इसके बाद हम आगे इसकी क्लासिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे सारा का सारा। ओके, किसी कुछ पूछना हो तो वो हो सकता है, कोई अगर जुड़ा हो। ओके, थैंक यू।